ओके, इस लेक्चर में ब्लड कंपोजिशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ब्लड कंपोजिशन से पहले इसके दो चार फैक्ट की हम बात कर लें। आपको पता है कि अगर हम ब्लड या रक्त की बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतक, हिंदी में जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिससे हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स आपस में क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी pH कितनी होती है? 7.4 होती है। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये नेचर में एसिडिक होता है बेसिक, तो क्या बताएंगे? ये नेचर में बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि 7 से अगर pH जाती है तो क्या हो जाता है? वो क्षारीय हो जाता है। हिंदी में कहते हैं क्षारीय प्रकृति। ठीक, एक एडल्ट पर्सन, वयस्क इंसान में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। अगर वो एनीमी का शिकार नहीं है तो, एनीमी का शिकार है तो 2 या 3 लीटर ही होगा, जिसके अंदर ब्लड की कमी होगी। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, ब्लड ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ब्लड ग्रुप उसका कम है? सॉरी, ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड उसके अंदर कम है या ज़्यादा है? हीमोग्लोबिन को टेस्ट करके ना। हाँ, कितना होता है? 12 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर मतलब पर 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो अगर 12 से 16 है तो उसका मतलब सही है, और 12 से कम है इसका मतलब आप एनीमिया के शिकार हैं। ठीक है, और 16 है इसका मतलब तो टेंशन फ्री हो गए, जियो, ब्लड की कमी नहीं है ना। अब हम कंपोजिशन की बात करें। ठीक है, तो अगर ब्लड को स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब समझते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, इसको कहा जाता है संगठन। मतलब ये किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। एक प्लाज्मा, इसको हिंदी में भी प्लाज्मा ही कहते हैं, और दूसरा होता है इसमें ब्लड सेल्स, इसको कोशिकाएं कह सकते हैं, रक्त कणिकाएं भी कई बार कह दिया जाता है। ठीक है, तो सेल्स की हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, प्लाज्मा को निपटा लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जनरली क्या होता है? देखिए, प्लाज्मा मेनली क्या है? इट इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस। और सेल आपको पता ही है, सेल मतलब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा लिक्विड है जिसका जनरली कोई कलर नहीं होता, मतलब इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, तो ये लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड है तो इसमें क्या होगा? H2O वाटर होता है, जो कि लगभग सबसे अधिक होता है 90%। ठीक है, बाकी 8% इसमें क्या होते हैं? इसे 8% इसमें प्रोटीन होती है, और बाकी 2% में क्या होता है? इसमें मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो 8% में इसमें जो प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन कौन कौन सी होती है यहाँ पे? इसमें जनरली जो मेजर प्रोटीन होती हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक होती है एल्बुमिन, एल्बुमिन। दूसरी जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं फाइब्रिन। तीसरी जो प्रोटीन होती है उसको कहा जाता है क्या? यस, ग्लोबिन प्रोटीन, GL, सॉरी इसको मैं काट के दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, GLOBIN, ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, तो अब इन तीनों प्रोटीन के फंक्शन क्या होंगे? देखो, एक चीज़ समझ लो शॉर्ट में, एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है बॉडी में मिनरल्स की मात्रा को बनाए रखती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो इट मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, क्योंकि मिनरल से पानी की क्वांटिटी अफेक्ट होती है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब समझते हैं ना, परासरण। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब परासरण नियमन, शरीर में पानी या मिनरल्स की मात्रा को बनाए रखती है। फाइब्रिन प्रोटीन आपको अच्छी तरह से पता होगा, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमने में ये फाइब्रिन बहुत जरूरी होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिन हेल्प करती है। ग्लोबल प्रोटीन मतलब इम्यूनोग्लोबिन, मतलब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको आप इम्यूने सिस्टम कहते हैं, इम्यूने सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, जो आपकी रक्षा करता है किसके प्रति? बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन के प्रति। ठीक है, तो उससे रक्षा करने वाली जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं ग्लोबिन प्रोटीन, जिसमें आपकी एंटीबॉडीज आती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? एल्बुमिन जो कि शरीर में मिनरल और पानी की मात्रा को बनाए रखती है। फाइब्रिन प्रोटीन जो कि रक्त का थक्का जमने, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। ग्लोबिन प्रोटीन जो कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और कई बार पूछा जाता है, सीरम क्या होता है? ठीक है, तो सीरम क्या होगा? देखो, मैं यहाँ पे जनरली एक सिंपल फार्मूला फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इक्वल
सॉरी नॉट प्लाज्मा इक्वल, ये आपका हो जाएगा, इसको मैं कट करता हूँ, ठीक है। सीरम मैं बताने जा रहा था, सीरम। तो सीरम का मतलब होता है कि जब प्लाज्मा में से आप फाइब्रिन प्रोटीन आउट ऑफ 3 प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती थी, रक्त थक्का जमने में, जब प्लाज्मा में से आप फाइब्रिन प्रोटीन निकाल देते हैं तो जो बचती है उसको कहा जाता है सीरम। मींस प्लाज्मा विदाउट, इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर FACTOR, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर कौन क्या है यहाँ पे, फाइब्रिन है ना, तो इस फाइब्रिन के बिना जो प्लाज्मा रह जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द प्लाज्मा। नाउ कम्स टू द पॉइंट, अब हम आते हैं सेल पार्ट पे। सेल पार्ट की हम बात करें तो ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं। इसकी अगर हम डिवाइड करें तो कौन कौन सी होती है 3 तरह की सेल। पहली जिनको आप जो कहते हो RBCs, दूसरी जिनको आप कहते हो WBCs, और तीसरी जिनको आप कहते हो प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। RBCs रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल, इनको एक रासायनिक नाम या दूसरा नाम भी दिया जाता है जिनको कहा जाता है इराइथ्रोसाइट, ठीक है, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, और इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ये इनके अदर नेम है, थ्रोम्बोसाइट। हिंदी इंग्लिश एक ही है बंधु, इसलिए थोड़ा नाराज होने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश ही इंग्लिश चलाए जा रहे हो, हिंदी नहीं बता रहे हो, तो भाई समझ लो एराइथ्रोसाइट्स, ग्लूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ना, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। RBCs में हमें आपको क्या बताना है, वो ये कि 2-4 फैक्ट इससे जो पूछे जाते हैं। पहले चीज़ तो ये आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले या लास्ट लेक्चर में, आपने अगर देखा हो तो, कि जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होते हैं, ब्लड ग्रुप किससे डिटरमाइन होते हैं, एंटीजन से, एंटीजन के कारण, मतलब जिसमें जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं वो RBCs में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एंटीजन प्रेजेंट इन RBCs, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, वो ये कि RBCs के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, माइनस मतलब नहीं होता, ये केंद्रक रहित कोशिकाएं होती हैं। पूछा जाता है कई बार कि मानव शरीर में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, तो वो आपका आंसर होगा RBC, ठीक है। तीसरा फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये कि इनका जो जीवन होता है वो 120 दिन का होता है, लाइफ स्पैन, इनकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 दिन। 120 दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो सवाल ये उठता है कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है। मृत्यु जहाँ होगी वहाँ इनकी कब्र बनेगी, और कब्र बनेगी तो उसको क्या कहा जाएगा, RBC की कब्र कहा जाएगा। तो इसे ध्यान में रखना कि स्प्लीन जिसको कहा जाता है ब्लड बैंक, हिंदी में कहते हैं इसको तिल्ली, तिल्ली मतलब इसमें ब्लड स्टोर रहता है इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, तो स्प्लीन को RBCs की कब्र कहा जाता है, ठीक है। RBCs की कब्र, ठीक है हिंदी वालों, अब तो खुश। RBC की कब्र किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। स्प्लीन के साथ साथ दूसरा ऑर्गन है जो RBC की डेथ में हेल्प करता है, एक लिवर, ठीक है, तो लिवर भी इसकी हेल्प करता है, लेकिन कब्र इसको स्प्लीन कहा जाता है। दूसरा 5वां फैक्ट जो आपको याद रखना है नेक्स्ट, वो ये कि इनकी जो निर्माण होता है, RBCs का निर्माण, फॉर्मेशन, वो निर्माण कहाँ होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या हुई, अब अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, हड्डियों के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहा जाता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है, वहाँ पे इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। दूसरी चीज, ब्लड का जो कलर होता है इन्हीं के कारण लाल होता है, या तो आप ये तो आपको पता ही होगा ना। तो 8वां फैक्ट क्या होता है कि RBCs का कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, अभी ऊपर मैंने बताई आपको 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml या डेसीलीटर, 100 ml नहीं लिखोगे तो डेसीलीटर, ठीक है, तो 12 से 16 ग्राम। हीमोग्लोबिन क्या है, जिसमें हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आयरन, और इसमें 2 चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन का फुल फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हीमो मतलब हीम, और ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन प्रोटीन,
ठीक है, और हीम में आयरन ज़रूरी होता है हीम के स्ट्रक्चर बनाने हेतु, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट तो आपको आरबीसीज के बारे में याद रखने हैं कि आरबीसीज से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अब इसके आगे बात करेंगे हम ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स को पहली चीज़ आपको याद रखनी कि इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। सोल्जर ऑफ बॉडी मतलब शरीर के सिपाही। अब शरीर के सिपाही क्यों कहा जाएगा? क्योंकि भाई सिपाहियों का काम होता है रक्षा करना, और ये शरीर के सिपाही हैं तो ये क्या करेंगे? शरीर की रक्षा करेंगे। रक्षा किससे करेंगे? जो आपको नुकसान पहुंचाए। नुकसान कौन पहुंचाएगा? बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन, पॉलन्स, फंगस वगैरह वगैरह, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज में अपने आपको एक सिंगल सेल नहीं है, ये बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है। और वो बहुत सारी सेल्स कौन कौन सी हैं इसमें? जैसे न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। दूसरी जो सेल्स होती हैं इसमें होती हैं बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। हिंदी इंग्लिश सब एक ही है, ठीक है। बेसोफिल्स, BASOPHILS। तीसरी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं साइनोफिल्स, साइनोफिल्स। चौथी जो सेल्स होती हैं मोनोसाइट, मोनोसाइट। पांचवी जो सेल होती हैं वो होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। तो ये 5 सेल्स अपने आप में मिलकर क्या बनाती हैं? डब्ल्यूबीसी से ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं। अब इन पांचों के काम अलग अलग हैं। जैसे इनका काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इन दोनों सेल्स का काम होता है भक्षण करना। भक्षण मतलब खाना। किसको खाना? बैक्टीरिया, वायरस आदि को ये क्या करती हैं? खा जाती हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? भक्षण। किसका? बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी अदर एंटीजन का, ठीक है, जिसको हम कवक भी कह सकते हैं, जो भी हानिकारक होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। इनका सबको खाती हैं, मतलब इनको क्या कहा जाता है? फैगोसाइट्स, फैगोसाइट। मान लिया बाहर से आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या कवक प्रेस कर गया तो मेन जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती हैं वे क्या करेंगे? इसको खाकर खत्म करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रोटेक्ट कर रही है ना। हाँ, दूसरी चीज आपको याद रखनी कि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सबसे अधिक होती हैं डब्ल्यूबीसीज में, 5 में से सबसे अधिक, ठीक है। मतलब न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती हैं, और ये जो बेसोफिल्स होती हैं ये सबसे कम होती हैं, सबसे कम, ठीक। बेसोफिल्स का काम क्या होता है? बेसोफिल्स 3 प्रकार के पिगमेंट सीक्रेट करती हैं, या 3 प्रकार के आप कह सकते हो पदार्थ सीक्रेट करती हैं। एक को आप कहते हो हिस्टामाइन, दूसरे के कहते हैं हम हेपारिन, और तीसरों को कहा जाता है सीरोटोनिन। काम क्या है इनके? सवाल ये है, ठीक है। तो हिस्टामाइन का काम क्या है? हिस्टामाइन ये आपके अंदर एलर्जी उत्पन्न करता है। अब क्यों बनाती हैं? जब एलर्जी नुकसान दे रहे तो बनाने की जरूरत क्या होती है? क्या जरूरत थी इसको उत्पादित करने की? वो ये कि जब आपके अंदर कोई पॉलन्स या कोई बाहरी एंटीजन जाता है तो उसको किल करने के लिए ये हिस्टामाइन प्रोड्यूस करती हैं, जिसका साइड इफेक्ट एलर्जी होता है, जो आपको आंखें लाल होना, स्किन का रेड होना, नाक से पानी आना, वो उसके लक्षण है, ठीक है। तो ये इनको खुशी नहीं है हिस्टामाइन सीक्रेट करने की, बस इनकी कोशिश रहती है इस हिस्टामाइन के द्वारा बाहरी एंटीजन या बाहरी बॉडी को खत्म करना, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हमें दिखते हैं, ठीक। हेपारिन का काम क्या होता है? शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता, तो इसको हम कह सकते हैं एंटी कोआगुलेंट। कोआगुलेंट का मतलब होता है जमना, एंटी का मतलब अगेंस्ट, मतलब जमने के अगेंस्ट जो कार्य करे। तो एंटी कोआगुलेंट मतलब रक्त को शरीर में नहीं जमने देता, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रक्त को शरीर में नहीं जमने देता, ठीक है। सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन को एक नाम दिया गया है न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? उसको ब्रेक करो। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, ट्रांसमीटर मतलब छोड़ने वाला। न्यूरॉन के जरिए मैसेज या संदेश छोड़ने वाला एक केमिकल है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम कहते हैं सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन का काम होता है संदेश वाहक का संदेश पहुंचाना, ठीक है। अब तीसरी सेल्स आती हैं इसाइनोफिल्स। इसाइनोफिल्स का काम क्या होगा? इनका काम होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी सेल को इन्फेक्ट कर देता है, संक्रमित कर देता है, तो इसाइनोफिल्स क्या करती हैं? उस संक्रमण को रोकने का काम करती हैं। मतलब ये क्या है? संक्रमण रोधी
संक्रमण को रोकने का प्रयास करती हैं। अगर संक्रमण नहीं रुक पाएगा तो फिर इनको मैसेज मिल जाता है पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन पहले मैसेज दिया जाता है साइनोफिल्स को, जाओ कि संक्रमण को रोको। तो ये क्या करती है, मान लिया साइनोफिल्स की एक ये सेल्स है, ये अफेक्ट होगी, तो ये क्या करेगी, इस संक्रमण को इस सेल्स तक ही लिमिट में ये सीमित रख देगी, इससे बाहर फैलने की, इससे बाहर नहीं फैलने देगी, मतलब ये इन्फेक्शन को रोकती है। ठीक है, मोनोसाइट्स आपको बता ही दिया कि सेम फंक्शन है जो कि न्यूट्रोफिल्स का होता है बैक्टीरिया वायरस को खाने का। अब आती हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जनरली क्या होती हैं, आपकी दो तरह की होती हैं, ये काफ़ी मेन सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिम्फोसाइट्स में दो लिम्फोसाइट्स आती हैं, कौन कौन सी है वो, पहली लिम्फोसाइट्स है आपकी बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरी होती हैं उनको कहा जाता है टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, दोनों का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज का बनाना, एंटीबॉडीज को बनाना, एंटीबॉडीज को बनाना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, और प्रति मतलब किसी के प्रति आपके शरीर की रक्षा करें, और प्रति कौन होंगे, वही किसके प्रति करेंगे, बैक्टीरिया वायरस के प्रति। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को कौन बनाता है, एक प्रकार की सेल्स जिनको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी का काम क्या होता है, टी लिम्फोसाइट इसको प्रोडक्शन करने में सहायता करती हैं, तो ये क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स असिस्ट द बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एक वायरस का नाम होता है HIV, बहुत फेमस वायरस है, आपको अच्छे से पता होगा, HIV एड्स। HIV एड्स क्या करता है, ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनमें से T4 लिम्फोसाइट्स को किल करने लगता है, और T4 लिम्फोसाइट जब किल होंगी तो बी लिम्फोसाइट के एंटीबॉडीज प्रोडक्शन की रेट भी घट जाएगी। इसीलिए क्या होता है, एड्स जिसको हो जाता है उसको 10 बीमारी होने का खतरा रहता है। क्यों, क्योंकि वो जो लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाती हैं अच्छी तरह से, इसलिए 10 तरह की बीमारी लगना शुरू हो जाती है, या कोई भी बीमारी आसानी से लग जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि HIV एड्स T4 लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करता है, T4। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पांचों की पांचों सेल्स किसमें आती है, ल्यूकोसाइट्स में। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स इज अ ब्रॉड टर्म बट लिम्फोसाइट इज अ माइनर टर्म, तो कंफ्यूज मत होना, ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट्स आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर वर्ड है तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब हमारी तीसरी जो सेल बचती है थ्रोम्बोसाइट्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है प्लेटलेट में, इसमें बस एक लाइन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपके ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का थक्का जमने में। लेकिन एक बहुत ही फेमस डिजीज जो अभी चल रही थी कुछ दिनों पहले, जिसने दिल्ली में कहर मचा रखा था, दैट इज डेंगू। और आपको पता होगा कि डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जा रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग के अलावा ही हमारे इम्यूनो सिस्टम को भी मजबूत बनाती हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या घट गई थी, और इसी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, प्लेटलेट चढ़ाते थे। ठीक है, तो डेंगू में कौन सी सेल्स घटती हैं ब्लड में से, प्लेटलेट सेल्स क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड कंपोजिशन या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस।